हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो पेपर हुआ है सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका ये नॉन टेक वाला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ में बताती जाऊँगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर से है, कवच ऐप के बारे में पूछा गया है। तो वन बाय वन सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कवच ऐप के बारे में कौन सा लाइन जो है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संकट के समय में निर्मित एक मोबाइल ऐप है, बिल्कुल सही है। इसको अभी कोरोना संकट के समय ये इसको लाया गया है। इसका उद्घाटन जो था भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे आसपास में कौन से अस्पताल हैं कोरोना से रिलेटेड, या फिर इसमें कितने मरीज हैं अभी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मिलता है। यहाँ शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियाँ, हाँ बिल्कुल इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इस ऐप के माध्यम से घूमने के लिए ई पास दिया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, घूमने के लिए तो नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ई पास के लिए वहाँ पे अप्लाई तो किया जा सकता है, बट कुछ जरूरी काम हो तब किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए आवश्यक वस्तुओं के लिए घर पहुंच सेवा, तो ये भी गलत है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि आवश्यक काम, तब भले ही हम इसमें इसको सही कर लेते। तो यहाँ पे घूमने वर्ड दिया हुआ है, इस वजह से ये गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के पास है। तीरथगढ़ जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है। आप लोगों को पता होगा कि उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। और ये किस जिले में है, ये बस्तर जिले में है, बस्तर जिले में। और ये किस नदी के ऊपर है, ये मुनगाबहार नदी के ऊपर है। और मुनगाबहार नदी जो है वो कांगेर नदी की सहायक नदी है, तो ये आप याद रखिएगा। और कांगेर नदी यानी कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुटुमसार गुफा कहाँ है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि कुटुमसार गुफा जो है इसकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो इसकी खोज जो है वो शंकर तिवारी, इन्होंने 1958 में की थी। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो कवि खांडे राव की है। तो खांडे राव की रचना कौन सी है इसमें, ऑप्शन नंबर डी राधा विनोद। और इन्होंने इसकी रचना कब की थी, 1886। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया है। तो ये दलपत सागर जो झील है, लेक है, इसको बनवाया है काकतीय वंश ने। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो ये बस्तर में मेनली आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में फेमस कौन है, काकतीय वंश। तो इसके कौन से राजा यहाँ पे दलपत देव ने बनवाया है। तो दलपत देव ने इन्होंने बनवाया है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, जो दलपत देव हैं उन्हीं के शासन काल में जो ये काकतीय वंश की राजधानी थी वो बस्तर से ट्रांसफर होकर के जगदलपुर की गई थी। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बारसूर। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में क्या सही है। इसमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड। तो वन बाय वन चेक करते हैं। पहला है, केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। अब यहाँ पे पुरस्कार से रिलेटेड, प्राइज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति प्रमुख जनजाति है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। 56% यहाँ पे गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद देखिए, भैंसाधरा झील में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भैंसाधरा झील में यहाँ पे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके आप तो ऑप्शन देख करके भी समझ सकते हैं कि हाथी, सुअर, भैंसा, ये सब में पानी में कौन रह सकता है, क्रोकोडाइल। तो ये आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन
किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 6 फरवरी। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 फरवरी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी जब इसका आंसर आयोग द्वारा निकाला जाएगा तो आप इसको फिर से एक बार रीचेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है शबरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो शबरी मंदिर, जब भी आप रामायण कालीन स्थित जो स्थल हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि शबरी मंदिर जो है ये शिवरी नारायण में स्थित है। शिवरी नारायण में शबरी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए थे, तो इसको आप वैसे भी याद रखिए शबरी शिवरी। तो ऐसे करके आप लोगों को इसको याद रखना है, शिवरी नारायण, ये जांजगीर चांपा जिले में है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ में लौह एसिड का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। आयरन और सबसे ज़्यादा किस जिले में इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। आप लोगों को पता ही होगा कि धारवाड़ जो रॉक ग्रुप है इसमें आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये फेमस है उसके लिए। और यहाँ पे जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है। तो ये भी किसी एग्जाम में आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संभाग में सर्वाधिक जिले, सबसे अधिक जिले हैं। तो आप लोगों को पता है कि टोटल डिवीजन है, संभाग है वो 5 है। तो 5 में से ऑलमोस्ट जो 3 है उसमें सब में 5-5 है, और जो बिलासपुर डिवीजन है उसमें 6 है। अभी गोरेला पेंड्रा मारवाही बनने के बाद उसमें 6 हो गया है। बाकी जो बस्तर डिवीजन है उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बस्तर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगेन तीरथगढ़ जलप्रपात से है। तो ये किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मुनगा बहार। मुनगा बहार जो है वो किसकी सहायक नदी है? कांगेर नदी की है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो ये तीरथगढ़ जलप्रपात है वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़ है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में है। तो ये जो सेंचुरी है ये है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ये भी है और भैरमगढ़ दोनों ही है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, दोनों ही एक ही ज़िले में है। आपको जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है टोटल 11 है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और इसको किस ईयर में बनाया गया और इससे रिलेटेड कि कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो पामेड़ यहाँ पे भैरमगढ़ और पामेड़ जो दोनों है वो बीजापुर में है। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भैरमगढ़, तो भानगढ़ आपको पता है कि इंडिया में सबसे हॉन्टेड प्लेस के अंतर्गत आता है। और ये जो भैरमगढ़ है, भैरमगढ़ भी कहाँ? बीजापुर में। बीजापुर क्या है? नक्सलाइट एरिया, तो वहाँ भी जाने में क्या होता है? डर लगता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, कुछ भी लॉजिक लगाइए, कुछ भी ट्रिक लगाइए, मेन चीज़ है कि आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। तो ये भैरमगढ़ और ये जो है ये तीनों कहाँ है? ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि ये कब बना है। तो ये कब बना है? 1983 में बना है। 1983 में टोटल 3 बने हैं, PUB पब। तो ऐसे करके आप याद रखिए, एक है पामेड़, एक है उदंती और एक ये है भैरमगढ़। तो ये तीनों क्या है? 1983 में बना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है विच डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मैक्सिमम सोयाबीन की खेती होती है, मतलब मैक्सिमम सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कवर्धा इज द करेक्ट आंसर। कवर्धा में इसकी खेती जो है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है किस जिले में यहाँ पे वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। तो देखिए वर्षा की बात की गई है, तो अभी जो रिपोर्ट थी, ठीक है, वेदर रिपोर्ट 1 जून 2020 के हिसाब से इसका राइट आंसर है वो बीजापुर है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है बीजापुर, तो हो सकता है कि इसको विलोपित कर दिया जाए। बट अगर इसमें आप पूरे में देखें अप्रोप्रिएट आंसर, तो ये आई थिंक नारायणपुर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि अबू जमाल वाले एरिया में यहाँ पे नारायणपुर, उसकी वजह से आप ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोंडागांव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं है। आप लोगों को पता होगा इसमें 5 जनजाति जो है वो राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है विशेष पिछड़ी जनजाति में, स्पेशल ये जो ट्राइब है। उसके बाद यहाँ पे 2 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो 5 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे बैगा, बिरहोर, अबू जमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, उसके बाद कमार। तो ये 5 जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा है। उसके बाद 2 जो है भुंजिया और पंडोप, तो ये छत्तीसगढ़ मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, भतरा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तातापानी किस जिले में? तो ये काफ़ी फेमस है, गर्म पानी का स्रोत है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी बलरामपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है, तो ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी कोरिया इज द करेक्ट आंसर, 968 इसका है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है किस जिले में कत्था संयंत्र स्थित है, मतलब जो कत्था इंडस्ट्री है वो किस जिले में है? तो ये सरगुजा जिले में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिक नानी बेरा, ये अभियान किससे संबंधित है? मतलब पूछा गया है कि ये जो अभियान लाया गया है ये किससे संबंधित है? तो ये कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को सुधारने के लिए, इसमें सहायता करने के लिए है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये कुपोषण से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें 5 लाख से 20 लाख तक वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग की कौन सी योजना किसके लिए है? तो यहाँ पे बच्चों के लिए ये जो योजना है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे चिरायु योजना है। उसके बाद स्त्रियों के लिए ये आयुष्मती योजना है। उसके बाद यहाँ पे किशोर जो बालिकाएं हैं उनके लिए यहाँ पे संचिता सुचिता योजना है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है आम जनता के लिए ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो आप लोग देखेंगे तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि बच्चों के लिए चिरायु योजना, उसके लिए आयुष्मती, तो ऐसे करके आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस बार यहाँ पे जो पंचायती राज है, नगरीय निकाय है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में क्या सही है? उप सरपंच मतलब कि यहाँ पे उप सरपंच के बारे में पूछा गया है, तो वन बाय वन इसको चेक करते हैं। यह एक निर्वाचित पंच होता है, हाँ, ये जो पंच जितने भी सेलेक्ट होकर के आते हैं तो उनमें से ही एक जो होता है उप सरपंच होता है। उसके बाद देखिए यह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो हाँ, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आपस में ही जो पंच है वो चुनते हैं। उसके बाद देखिए इसे प्रत्यावर्तित किया जाता है, इसका मतलब होता है रिकॉल। तो रिकॉल की प्रोसेस मैंने बताई थी कि ये सिर्फ पंच और सरपंच के लिए होता है। आप लोग चाहें तो अनअकैडमी में जो स्पेशल क्लासेस वाला वीडियो है वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने पूरा पंचायती राज और नगरीय निकाय जो है वो कंप्लीट कराया है और आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। उसके बाद देखिए यहाँ पे उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्याग दे देता, तो ये तो नहीं होता है। उसके बाद देखिए पंच और उप सरपंच दोनों में दोहरी भूमिका निभाता है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा गया है कि सिमिलैरिटी बिटवीन्स पंचायत ऑफ जनपद पंचायत और जिला पंचायत, यानी यहाँ अलग अलग लेवल की बात की गई है, अलग अलग स्तर की बात की गई है, बट इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। दोनों जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा ही है। उसके बाद इसमें जो ये दोनों जो संस्था है मूलतः संस्था के सदस्य, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब कि लोग आपस में ही चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। उसके बाद दोनों के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है, ठीक है। इनका जो रिमूवल का प्रोसेस उसको भी आप काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ें। उसके बाद दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कि समान जो जनता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग लेवल के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि क्या सही है, इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो वन बाय वन सबको रीड आउट करते हैं। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका, यहाँ पे यानी बताया कि किस टाइप के एरिया के लिए नगर पंचायत होता है, किस एरिया के लिए यहाँ पे नगर परिषद होता है। उसके बाद जो नगर पालिका निगम है कैसा होता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो लघु नगरीय क्षेत्र होता है तो उसके लिए जो स्मॉल अर्बन एरिया होता है उसके लिए नगर पालिका परिषद किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे है किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमण मतलब कि जो थोड़ा डेवलप हो रहा है तो उसके लिए नगर पालिका परिषद, तो नहीं, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला तो फिर यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लघुत्तर नगरीय तो उसके लिए नगर पंचायत, ये भी गलत है। उसके बाद जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ जो हो जाएगा वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि पहला और चौथा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें भी हम 29, इसमें भी हम देखेंगे वन बाय वन स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। इसमें फर्स्ट में बोला गया है चेयरमैन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, मतलब कि जो सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होता है उसको समिति द्वारा चुना जाता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो सरपंच रहेगा, मतलब यहाँ पे जनपद पंचायत की बात की गई, यानी कि जो अध्यक्ष रहेगा जनपद पंचायत का, वो क्या रहेगा, इसका पदेन सभापति। अब कई लोगों को क्या होता है पदेन सभापति, इसमें क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजन होता है। किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा भी था पदेन वर्ड का मतलब, तो आप उससे याद रखिए जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इंडियन पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, यानी वो पदेन सभापति होता है। जो भी वहां पे वाइस प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही करके आप इसको भी याद रखिए, जो भी यहाँ पे जनपद पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, जो उस चेयर पर बैठेगा, वो अपने आप सामान्य प्रशासन जो का है वो अध्यक्ष अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे चुनने का तो कोई बात ही नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, ये बिल्कुल सही है कि ये सेकंड नंबर पे आता है, मतलब पहला होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ये एजुकेशन वाला आता है। तो ये इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपाध्यक्ष के अपने आप एक्स ऑफिशियो जो है वो बन जाता है। उसके बाद देखिए जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत का के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, वो जिला पंचायत के अपने आप सदस्य बन जाते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। उसके बाद जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सही है, वो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं तो वो जिला पंचायत में नहीं बन सकते, जो जिला पंचायत के जो अपने चुने हुए मेंबर है उसी में से वो लोग बनेंगे। और उसके बाद देखिए जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 भी ये गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है वो सभी जो समितियां हैं उनके सभापति नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है कि कौन सी समिति के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो आता है। तो इसमें देखिए सामान्य प्रशासन समिति है, उसके अंदर आता है लेखा वाला, ठीक है, लेखा जोखा, तो ये फर्स्ट में सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी में फर्स्ट आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ये लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी और भी चेक कर लीजिए। अब देखिए कृषि के अंदर क्या होता है कि पहला में देखेंगे तो पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और कृषि, ठीक है, दूध वगैरह सारे इसमें ही आता है। उसके बाद शिक्षा समिति देखेंगे तो यहाँ पे ये अनटचेबिलिटी वाला ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे संचार वाला, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ग्रामीण जल प्रदाय। तो ये इस तरह का आप इसको मैच अप कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी करेक्ट आपको चुनना है, स्टेटमेंट देखना है। तो गवर्नर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रमुख है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो मैक्सिमम टेन्योर जो है वो ये 5 इयर्स का है, बिल्कुल सही। उसके बाद राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं, तो ये इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये सबको बन गया होगा कि यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे बाउंड्री पे को नहीं टच करता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। छत्तीसगढ़ के जो एडजेसेंट है टोटल 7 राज्य हैं, 7 स्टेट्स हैं, वो उसकी बाउंड्री को टच करते हैं। कौन कौन से हैं इसको 1 बाय 1 काउंट करते हैं ऊपर से लेकर के। यहाँ पे झारखंड के बाद यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, और ये हो गया आंध्र प्रदेश के बाद एक और बच गया उड़ीसा। तो ये 7 राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब छत्तीसगढ़ का जो एरिया वाइज है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी
दुर्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गढ़ पूर्ति कितनी है? गढ़ पूर्ति यानी कि कोरम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए आपको पता है कि 1/10, तो 1/10 मतलब कि टोटल जो विधायक है, मतलब टोटल जो विधानसभा सीट है वो कितनी है? 90 है। तो 90 का कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, 1/10 इसको करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। इसको देखते हैं इसके ऑप्शंस को। हाँ, तो आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ए इज द क्लियरली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये आया हुआ है। गड़िया हिल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि ये जो गड़िया पहाड़ है यहाँ पे गड़िया महोत्सव भी मनाया जाता है, तो ये कांकेर जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सीएम ठक्कर। यहाँ पे जो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में ब्रांच है रायपुर में, वो कब स्टैब्लिश की गई थी? 1906। तो ये भी आप याद रखिएगा 1906 में। और ये किसके प्रयासों से? तो ये सीएम ठक्कर। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि इसको, कई लोगों को राघवेंद्र राव, सुंदरलाल शर्मा सब लगता है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, सीएम ठक्कर। जो सुंदरलाल शर्मा थे वो सबसे पहले कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ से वो एंट्री किए थे। बट इसका जब आपको पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएम ठक्कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है खैरागढ़ रियासत, ठीक है, रियासत जितने छत्तीसगढ़ के वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो खैरागढ़ रियासत के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसको पूर्व में, मतलब इसको पहले क्या कहा जाता था? खोलवा परगना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नाग वंश के किस राजा के साथ हुआ था? तो जो फड़ी नाग वंश वाले थे ये कहाँ पे रूल करते थे? ये कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में रूल करते थे। इसको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम क्या है? यहाँ पे टैक्स का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मालगुजारी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो ऑप्शन है वो टकोली जो है, उसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मालगुजारी लग रहा है, बट इसका आंसर डी भी लिया जा सकता है। लेकिन डी जो था वो मराठा शासनकालीन था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पे ये जो 1942 यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उससे रिगार्डिंग पूछा गया है। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में, मतलब जो स्ट्राइक हुआ था, जो विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, उन्होंने भारत छोड़ो का नारा भी लगाया था। तो ये जो हुआ था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, तो अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो अधिकतर में देखो स्कूल वगैरह लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस जो है वो निकाला था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, लीडर थे, उनका नाम भी आप लोग याद रख लीजिए, रणवीर सिंह शास्त्री। उसके बाद देखिए ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता के विषय में, मतलब ये अगेन पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है, ये बिल्कुल सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करता है? उप सरपंच। और अगर उप सरपंच भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा? पंच अपने में से ही किसी एक को चुनेंगे और वो अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वरिष्ठ, ये गलत है, थर्ड गलत हो जाएगा। उसके बाद सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपने बीच से चुनेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया, सुतनुका नामक देवदासी, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो चुका है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जोगीमारा केव्स, रामगढ़ में, जो सीता बेंगरा के पास ही जोगीमारा केव्स है, वहाँ पर ये इनका वर्णन है। और ये मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन ये है शिलालेख, तो ये आप याद रखिएगा, जोगीमारा केव्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, जोगीमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 44 में पूछा गया है यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब कि स्टेट पीएससी के बारे में पूछा गया है कि इसकी जो नियुक्ति है अध्यक्ष
इसकी नियुक्ति इसको राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका जो सदस्य है उसके सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों को जो राज्यपाल है वो सस्पेंड कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसको जो क्या है निकाल सकता है, डिसमिस कर सकता है। तो ये फोर्थ जो है वो गलत है, बाकी इसके अलावा ये तीनों बिल्कुल सही हैं। इनको निकालने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। इसको देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे 45 में पूछा गया, ये शरभपुरी यानी कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किसने गोल्ड कॉइन्स मतलब कि सोने के जो स्वर्ण मुद्रा है वो चलाई थी। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कई सारे एग्जाम में। प्रसन्न मात्र इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा गया है कि वानर सेना का प्रमुख कौन था, मतलब रायपुर वाला पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बलीराम आजाद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था, तब वानर सेना का गठन किया गया था। ये एक तरह से समझ सकते हैं बच्चों का ग्रुप था जो कि जा जा करके पैम्पलेट बांटना, इस जो ये पूरा मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में प्रचार प्रसार करना इनका काम था। तो ये बलीराम आजाद याद रखिएगा, ब्राह्मण पारा रायपुर ये इनका प्रमुख स्थल था। तो इसको आपको याद रखना है बलीराम आजाद। जब भी यहाँ पे पूछा जाएगा कि लीडर, तो इसमें आप इसको टिक करेंगे। और अगर बाई चांस संचालक पूछा जाएगा, क्योंकि संस्थापक का नाम ये बलीराम आजाद है, और उसके बाद अगर आपको संचालक पूछा जाएगा तो यहाँ पे यति यतन डाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया कोरम से रिलेटेड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरम इन मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। अगेन ग्राम सभा पंचायती राज का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो सरपंच और पंच होते हैं इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि मैरिज से रिलेटेड, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं। तो जाति के अंदर इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी अंतर्विवाह, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए कंपनी परल कोड, ठीक है, परल कोड विद्रोह जो है वो कब हुआ था, ये 1825 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, वो क्या है। इसमें पूछा गया है कि मतलब ये राज्यपाल से रिलेटेड पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां जो होती है वो क्या होती है। तो वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं, अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस जारी करना, तो ये बिल्कुल सही है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए विधानसभा में जो ये एंग्लो इंडियंस होते हैं उनका मनोनयन, ठीक है, नॉमिनेट करना। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा को संबोधित करना, तो 4 भी सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऑप्शंस को, तो जो सीजीपीएससी है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लेगा, क्योंकि भले ही अभी एंग्लो इंडियन वाला जो है वो हट गया है, बट फिर भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ भी सही है, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ये संशोधन है वो उसको इंक्लूड अभी नहीं, ये क्वेश्चन जो है पुराने एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो लिया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। आप सबको थैंक यू जिन्होंने भी ये वीडियो एंड तक देखा। जैसा कि मैंने जो राज्य अलंकरण पुरस्कार वाला वीडियो डाला था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप लोग उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो मैं इसी तरह से और भी कुछ ट्रिक्स वाले वीडियोस जो है वो पोस्ट करूंगी आगे भी। सो आप सबको थैंक यू।